हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी जा रही है जेआईयू की प्रिपरेशन? अच्छे से कर पा रहे हैं ना? चलो, जितने चैप्टर्स पढ़ाए हैं उतने समझ में आए? अगर नहीं आते हैं तो कमेंट सेक्शन में किसी भी टाइम आप डाउट पूछ सकते हैं हमसे, हम बताने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। ठीक है। इसके अलावा आप लोग मॉक्स वगैरह भी लगाते रहिएगा। आज हम मॉड्यूल ए का फाइनल चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसके बाद आपका मॉड्यूल ए कंप्लीट हो जाएगा। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें से 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन आराम से देखने के लिए मिल जाएंगे और कुछ कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन भी है इसका। ठीक है ना? अगर इस लेक्चर को आप आज अच्छे से कर लेते हैं मेरे साथ में, तो मैं आपको इतना विश्वास दिला सकती हूँ कि एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बस आप थोड़ा फोकस्ड रहिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देख लेते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भाई बैंकिंग का इवोल्यूशन किस तरह इंडिया में हुआ है। फिर हम पढ़ेंगे कि इंडिया में करंट सिनेरियो क्या है बैंकिंग का, प्रॉफिटेबिलिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे फैक्टर्स क्या क्या हैं जो बैंक प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। फिर बैंक ब्रांचेस जो होती हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी हम कैसे एनालाइज करते हैं कि वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है, एफिशिएंट है या नहीं है। फिर हम ये देखेंगे कि ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी को हम कैसे इम्प्रूव करेंगे और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर बैंक को हमेशा ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर अभी ध्यान नहीं देते हैं तो ऐसा हो सकता है कि फिर वो जो उनकी ग्रोथ है वो धीरे धीरे रुकने लग जाए, इसलिए उनको कंटिन्यूसली ध्यान देना है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सबसे पहले बैंकिंग एंड इंट्रोडक्शन की। इसमें आप सबसे पहले ये समझिए कि अगर हमारे बैंक्स हैं तो उनको कौन रेगुलेट कर रहा है? आरबीआई रेगुलेट कर रहा है। आरबीआई रेगुलेट कर रहा है तो कौन से एक्ट के अंडर में आरबीआई रेगुलेट कर रहा है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर कर रहा है। ठीक है, कौन से ईयर में आया था ये एक्ट? 1949 में आया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। इसमें क्या बताता है? इसमें बताता है कि किन कंपनीज को लाइसेंस दिया जाएगा बैंक का, कैसे उनको रोल्स अपने प्ले करने हैं, क्या रोल्स हैं उनके। ठीक है, इसके अलावा कैसे उनका रेगुलेशन होगा, उनका सुपरविजन होगा, उनकी मॉनिटरिंग होगी, ऑडिटिंग होगी। ये सारी चीज़ें हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बता रहा है। अब अगर हम बात करें कि भाई इवोल्यूशन किस तरह हुआ बैंकिंग का, तो 3 फेजेस मानकर चलिए। एक अर्ली फेज जहाँ पर बैंकिंग सिर्फ स्टार्ट हुई इंडिया में, कुछ बैंक्स आए कुछ गए, इस तरह से होता रहा। और इसमें क्या हुआ, इसको हम मानकर चलते हैं 1770 से 1969 तक। फिर नेशनलाइजेशन फेज जहाँ पर नेशनलाइजेशन हुआ बैंक्स का। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में आता है आपका एसबीआई से सब्सिडीज वगैरह का जो है कि मर्जर होने लग जाता है। इसके बाद में लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन आता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे कि कैसे नरसिम्हम कमेटी बनी और उन्होंने क्या बोला। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्री इंडिपेंडेंस इरा में इंडिया में अराउंड 600 बैंक्स थे, क्योंकि ब्रिटिश रूल कर रहा था तो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी। इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से क्या हुआ, ये बैंक सर्वाइव नहीं कर पाए। सर्वाइव नहीं कर पाए तो क्लोज डाउन हो गया बैंक्स का। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें इंपीरियल बैंक की, तो 3 प्रेसिडेंशियल बैंक थे। कहाँ कहाँ थे ये 3 प्रेसिडेंशियल बैंक? एक था कोलकाता में, एक था मुंबई में और एक था चेन्नई में। ठीक है, तो ये तीनों बैंक्स को ना मर्ज कर दिया गया और एक बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है आपका एसबीआई। तो एसबीआई ही खुल गया फिर। ठीक है, और 1955 में उस बैंक को क्या नाम दे दिया गया हमने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। समझ गए आप? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री भी समझ में आ गई आपको। चलो अब बात करते हैं अगर नेशनलाइजेशन की। नेशनलाइजेशन कौन लाया था? हमारी कौन सी प्राइम मिनिस्टर थी? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला हम बैंक्स को नेशनलाइज करेंगे। नेशनलाइजेशन करने के लिए इन्होंने 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। ठीक है, उनके वो जो प्राइवेट बैंक्स थे उनको बोल दिया अब आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स बन चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, और 1980s में उन्होंने अपनी उनकी गवर्नमेंट आई, फिर से उन्होंने 6 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। 6 बैंक्स और नेशनलाइज हो गए तो टोटल कितने बैंक्स हो गए आपके? 20 बैंक्स हो गए। 20 बैंक्स होने के बाद में कुछ सब्सिडरीज थी, छोटे छोटे बैंक्स थे। ठीक है, इंडिया में उनको भी इन्होंने उनको भी इन्होंने नेशनलाइज कर दिया और फिर उसके बाद एसबीआई से मर्ज कर दिया गया इन सब्सिडरीज को। राइट, समझ में आ गया? अब बात करते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स की। अब 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए तो क्या हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ। प्राइवेटाइजेशन अगर हर सेक्टर में हो रहा है तो डेफिनेटली प्राइवेटाइजेशन बैंकिंग सेक्टर में भी हुआ होगा ना। अब जब प्राइवेटाइजेशन बैंकिंग सेक्टर में हुआ तो फिर एक कमेटी बनाई गई कि भाई इनको कैसे प्राइवेटाइज करना है, कैसे लाइसेंस दिए जाएंगे, क्या क्या रिकमेंडेशंस होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या बैंकिंग रिफॉर्म्स लेकर आने हैं। तो नरसिम्हम कमेटी में यही सारी चीज़ें बताई गई। समझ गए अब आप लोग क्या हुआ सारा का सारा? चलो
अब बात करते हैं कि भाई एक स्टेबल बैंकिंग सिस्टम की ज़रूरत क्या है। मान लो एक ऐसी इकनॉमी है जो डूब रही है बेसिकली। क्यों डूब रही है? क्योंकि किसी न किसी तरीके के फैक्टर्स इस तरह से आ रहे हैं कि लोगों के पास लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी नहीं है मतलब कैश क्रंच है। कैश क्रंच बोले तो कैश नहीं है उनके हाथ में, लिक्विड एसिड्स नहीं है जिनसे कि वो अपनी डेली नीड्स को बहुत अच्छे से फुलफिल कर पाएँ या लग्जरीज पर ज़्यादा स्पेंड कर पाएँ। इससे क्या हो रहा है? इससे डिमांड गिर रही है। ठीक है, अब क्या होगा? जो बिल्कुल कोर नीड्स है उन पर फोकस किया जाएगा लोगों के द्वारा। अब अगर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है तो ओवरऑल डिमांड जो है वो नीचे गिर रही है। डिमांड अगर नीचे गिरेगी तो सप्लाई भी नीचे गिरेगी। अगर सप्लाई नीचे गिर रही है तो उससे क्या होगा? उससे हमारे जो बैंक्स हैं उससे जो हमारी कंपनीज हैं या फैक्ट्रीज हैं उनको प्रोडक्शन डाउन करना पड़ेगा। अगर प्रोडक्शन डाउन होगा तो जॉब्स जाएंगे तो और ज़्यादा लोगों के पास जो परचेसिंग पावर है कम होगी। इन्हीं सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ? इन्हीं सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आरबीआई की मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज आई थी, राइट। उसमें आरबीआई क्या बोलता है? उसमें आरबीआई बोलता है चलो मैं जो इंटरेस्ट रेट आप पर लगाता हूँ वो मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। अगर मैंने इंटरेस्ट रेट कम किया तो बैंक्स भी इंटरेस्ट रेट्स अपने कम करेंगे अपने प्रोडक्ट्स पर। अगर बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स कम करेंगे तो लोग क्या करेंगे? लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे। अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे तो उनके पास में फिर से कैश आने लगेगा। अब जब कैश आएगा तो वो अपनी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उन पर एक्सपेंसेस करेंगे तो डिमांड जो है क्या वो बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी। सप्लाई कैसे बढ़ेगी? प्रोडक्शन से बढ़ेगी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? लिक्विडिटी फिर से आ गई। तो कहीं ना कहीं जो हमारी इकोनॉमी ख़राब हो रही थी वो फिर से अपनी थोड़ी सी रिकवरी फेज़ में आ जाएगी। समझ गए आप? इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम की बहुत ज़रूरत होती है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है और भी बहुत सारी चीज़ें इसी तरह से होती हैं। ठीक है, इसके अलावा बैंक्स क्या करते हैं? बैंक्स जो है क्या हमें इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट करते हैं, हमें बताते हैं कि किस तरह के स्टॉक्स में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर का भी काम कर रहे थे ना हमारे बैंक्स, जो हमने अदर सर्विसेज में देखा था। और क्या कर रहे थे? और वो जैसे हम उनके सेविंग अकाउंट्स में पैसे रखते हैं तो कुछ इंटरेस्ट हमें देते हैं या फिक्स डिपॉजिट्स में रखते हैं, तो इसी तरीके से वेल्थ क्रिएशन भी करवा रहे हैं। तो वो इसीलिए भी तो हमारे बैंक्स इंपॉर्टेंट हो गए। चलो, एक बात आती है कि भाई कमर्शियल बैंक्स का क्या रोल है। तो कमर्शियल बैंक्स ना इंटरमीडियरीज की तरह परफॉर्म कर रहे हैं। इंटरमीडियरीज की तरह परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? मान लो एक मिस्टर चिंकू है और एक मिस्टर पिंकू है। ठीक है, अब चिंकू जी जो थे उन्होंने बैंक से बोला, मान लो XYZ बैंक है यहाँ पर, उनको बोला मुझे ना 10 लाख रुपए दे दो, मुझे एक कार खरीदना है, मेरे को कार लोन चाहिए। इधर मिस्टर पिंकू थे, वो बोले मेरे पास ना 10 लाख रुपए कैश में रखा हुआ है, मुझे वो बैंक में डिपॉजिट करना है, आप अपने पास रख लीजिए ताकि मेरे पास ये पैसे सेफ रहे। ठीक है, बैंक बोला ठीक है मैं आपके पास पैसे रख लेता हूँ। अब बैंक ने इसी पैसे को कहाँ मोबिलाइज कर दिया? मिस्टर चिंकू को मोबिलाइज कर दिया। ठीक है, मिस्टर चिंकू ने क्या किया? बैंक को एक इंटरेस्ट रेट दिया, मान लीजिए 12.5% का इंटरेस्ट रेट लिया। ठीक है, और उधर मिस्टर जो पिंकू थे उनको बैंक कितना इंटरेस्ट दे रही है? 2 से 3% का इंटरेस्ट रेट दे रही है। ठीक है, बीच में बैंक को फ़ायदा हो गया, लेकिन जो आपके पैसे थे आपका भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट हो गया। तो एक इंटरमीडियरीज की तरह बैंक ने यहाँ पर परफॉर्म किया है, राइट। तो वही बस इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि किस तरह से कमर्शियल बैंक्स इंटरमीडियरीज की तरह वर्क कर रहे हैं। अब बात करें अगर हम रिस्क मैनेजमेंट की, मैंने आपको अभी लिक्विडिटी वाली क्रंच का बताया था ना, ऐसे ही क्रेडिट रिस्क होता है, मार्केट रिस्क होता है। ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क होता है कि भाई क्रेडिट रिस्क कैसा हो गया कि मैंने किसी को लोन दिया, वो लोन मैं रिकवर ही नहीं कर पाई। या मार्केट रिस्क क्या है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लग गए, या मार्केट में बहुत ज़्यादा लैंडिंग वगैरह से रिलेटेड इश्यूज आने लग गए, या कुछ भी इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ गया, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हो गई, या ऑपरेशनल रिस्क हो गए। तो इन सारी चीज़ों को कौन मैनेज करने में हेल्प कर रहा है? हमारे कमर्शियल बैंक्स हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ा एग्जांपल जो मैंने अभी आपको इकोनॉमिक्स का दिया था ना, रिफॉर्म्स का, कि भाई कैसे अगर इन्फ्लेशन आ जाता है या कोई इस तरह से लिक्विडिटी क्रंच हो जाता है तो कैसे हमारे बैंक्स उसमें हेल्प कर रहे हैं, राइट। अब बात करें अगर हम रेगुलेशन एंड सुपरविजन की क्यों ज़रूरत है। देखो, सबसे पहले तो ना मान लो कि एक कस्टमर है, कस्टमर को सर्विसेज अच्छी चाहिए लेकिन बैंक नहीं प्रोवाइड कर रहा,
तो कस्टमर डिससेटिस्फाइड फील कर रहा है, चीटेड फील कर रहा है, अपनी कहीं तो ग्रीवांस लेकर जाएगा ना वो। तो इस वजह से बैंक इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या ज़रूरत है, रेगुलेशन की ज़रूरत है। बैंक्स में आप देखते हैं बहुत बार क्या होता है, एनपीएस हो जाते हैं। एनपीएस क्यों हो जाते हैं, क्योंकि बैंक के कुछ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो करप्ट होते हैं और ऐसे लोगों को या कॉर्पोरेट्स को अपने लोन्स दे देते हैं जो कि वो डिजर्व भी नहीं करते। कंपनीज का उनको पता होता है कि बैलेंस शीट अच्छा नहीं है, फिर भी लोन्स दे देते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को प्रिवेंट करने में, इसके अलावा और क्या करते हैं, मान लो कि भाई कोई सिक्योरिटी इश्यूज़ नहीं आ जाए जिससे कि कस्टमर्स को जो है क्या लॉस हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए एक अच्छा रेगुलेशन का होना ही चाहिए। आप मान लो जब आप क्लास में पढ़ते थे, स्टूडेंट्स थे, तो टीचर्स आपके ऊपर रेगुलेशन रखते थे ना। अदरवाइज तो क्या होगा, सारे स्टूडेंट्स मिलकर कुछ ना कुछ हल्ला कर रहे हैं, कोई परेशान कर रहा है, कोई शैतानी कर रहा है, कोई दूसरे बच्चे को मार रहा है ना, ऐसी चीज़ें होने लगती थी। तो वो तो एक छोटी सी क्लास है। अब इतनी बड़ी कंट्री में इतने सारे बैंक्स और इतने सारे कस्टमर्स, अगर इनको रेगुलेट नहीं किया जाएगा तो डेफिनेटली बहुत सारे इश्यूज आएंगे। इसलिए एक रोबस्ट रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क का होना इंडिया में भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम कम से कम तो रिस्क को मिनिमाइज़ कर पाए। जितना हम ज़्यादा बेसिकली रिस्क को जितना ज़्यादा मिनिमाइज़ कर पाएंगे उतना बेटर होगा, और प्रॉफिटेबिलिटी को भी मेंटेन कर पाए। ऐसा नहीं हो कि बैंक्स प्रॉफिट ही नहीं बना पा रहे हैं और वो ऐसे लोन्स दे रहे हैं जहाँ से उनको कुछ वापस पैसे भी नहीं आ पा रहे, या लोन्स जो दे रहे हैं वो इतनी कम इंटरेस्ट रेट्स पर देने लग गए बैंक कंपटीशन की वजह से, मार्केट कंपटीशन की वजह से, कि वो खुद को सस्टेनेबल भी नहीं रख पा रहे नेचर में। ठीक है, इसके अलावा क्राइसिस नहीं आ जाए। कैसे क्राइसिस नहीं आ जाए, जैसे 2007-2008 में सब प्राइम क्राइसिस आए थे। सब प्राइम क्राइसिस में क्या हुआ था, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बहुत गिर रहे थे, लोगों के पास लोन की डिमांड्स बढ़ती जा रही थी। लोन डिमांड्स बढ़ने की वजह से ना बैंक्स ने क्या किया, एनपीएस बनवा दिए। कैसे बनवा दिए, सब प्राइम जो क्वालिटी के लोन्स थे ना वो भी दे दिए। बेसिकली जो मॉर्टगेज होता था वो मॉर्टगेज एकदम बेकार एसेट्स का होता था और हाई अमाउंट वो लोग दे देते थे, ना उसे चेक करते थे ना कुछ करते थे, जिसकी वजह से जो बैंक्स थे ना पूरा का पूरा एक क्राइसिस आ गया था। ठीक है, ऐसा रिसेशन में हुआ था यूएस में। चलो ये मैं आपको बताऊंगी, लेमन क्राइसिस बोलते हैं इसको, कि क्या हुआ था आगे। चलो अब बात करते हैं बैंकिंग इन इंडिया। तो बैंकिंग इन इंडिया में जैसा कि मैंने आपको बताया कि एलपीजीज आए थे। ठीक है, एलपीजीज कब आए थे, 1990s में आए थे। तो मान लो अब कोई भी ग्लोबली रिस्क है, ठीक है, इकनॉमीज में, तो ग्लोबलाइजेशन हो गया तो इंडियन इकनॉमी पर भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आएगा उसका, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब प्राइवेट और फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं तो इंडिया के जो एग्जिस्टिंग बैंक्स हैं, क्या उनके ऊपर कंपटीशन का इम्पैक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा, डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ बैंकिंग रिफॉर्म्स लाए गए थे। तो उन बैंकिंग रिफॉर्म्स में क्या क्या बोला गया, उसमें बोला गया कि हमें जो इंटरेस्ट रेट्स हैं अब वो मार्केट के अकॉर्डिंग रखने हैं, ना कि गवर्नमेंट की विल के ऊपर। गवर्नमेंट की विल के ऊपर कैसे रखे जाते थे, ताकि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे रहे, इंटरेस्ट रेट्स कम रखे जाते थे। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि मार्केट के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। मार्केट के अकॉर्डिंग, अगर मार्केट में 12% इंटरेस्ट रेट लिया जा रहा है तो 12% ही इंटरेस्ट होगा, ना कि ऐसा कि गवर्नमेंट ने मान लो 5% फिक्स कर लिया, ऐसा ज्यूम करके चलो, तो फिर ये 5% ही रहेगा, जबकि मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग वो 12% होना चाहिए था। ये चीज़ नहीं होगी, तो डीरेगुलेशन हो गया इंटरेस्ट रेट्स का। इसके अलावा सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी में आपने पढ़ा होगा कि भाई जो हमारे बैंक्स होते हैं उनको अप्रॉक्सीमेटली 4% अपना कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना होता है। क्यों मेंटेन करना होता है, ताकि कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए जहां पर बैंक्स को पैसे देने पड़े कस्टमर्स को और उनके पास में लिक्विडिटी हो ही ना। ठीक है, इसके अलावा एसएलआर, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये भी आपको कितना 26 के अराउंड रखना होता है ना। तो ये भी ऐसा ना हो कि आपके पास में इसकी भी दिक्कत आ रही हो, ये भी आप मेंटेन नहीं करके चल रहे हो। तो इसलिए ना अब इनको क्या था, पहले ये बहुत ज़्यादा हाई होते थे। बहुत ज़्यादा हाई होने से क्या होता था, अब बैंक के पास पड़ा इतना सारा कैश जो वो यूज़ ही नहीं कर सकता और कोई इंटरेस्ट रेट उस पर कुछ खास उसको मिल नहीं रहा, या तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट दे ही नहीं रही है, और जिन चीज़ों पर दे रही है फॉर एग्जांपल एसएलआर वगैरह पर अगर इंटरेस्ट रेट दे भी रही है तो वो बहुत ही मिनिमल है। लेकिन अगर अब इसको रिड्यूस करने से क्या हुआ, जो हम मैक्सिमम कैश अपना यूज़ कर पा रहे हैं उसको बैंक्स जो इन्वेस्ट कर पा रहे हैं और बेटर इंटरेस्ट ले पा रहे हैं। इंटरेस्ट ही तो उनकी इनकम की वो है ना, सोर्स। ठीक है, कमाई का जरिया क्या है बैंक्स के लिए, या तो फी इनकम है या इंटरेस्ट रेट्स है। ठीक है ना, समझ में आ गया इतना। चलो अब बात करें कि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही थी।
क्यों कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने से क्या हो गया, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने से आप कई बार क्या करते हो कि कस्टमर एक्विजिशन के लिए या कस्टमर रिटेन करने के लिए उनको बहुत ही सस्ते लोन्स देने शुरू कर दो। तो ऐसा ना हो कि आपकी एसेट क्लास ख़राब हो जाए, इससे आप बेकार लोन्स देने लग जाओ। तो उस चीज़ का भी आरबीआई को ध्यान रखना होता है। सिर्फ ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना कि आप अच्छी सर्विसेज देने के चक्कर में एकदम ख़राब ही अपनी हालत कर लो, ऐसे तो बिजनेस नहीं चल सकता, कोई भी बिजनेस हो फिर। तो इसी वजह से इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस के टाइम पर भी आरबीआई का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो अब बात करो करंट सिनेरियोज की। करंट सिनेरियोज में क्या है, पता है ना कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है ना, और 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, 45 फॉरेन बैंक्स हैं, और ये बाकी आप नंबर्स देख लीजिएगा यहाँ पर कितने कितने कौन से बैंक्स हैं। आरआरबीज भी आप देख लीजिएगा एक बार, एग्जाम में वैसे आएगा तो नहीं, एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेंगे कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं या कितने रूरल बैंक्स हैं, ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा नहीं इसमें से। चलो अब अगर हम बात करें कि बैंकिंग सेक्टर का रेजिलियंट होना क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, जैसा मैंने आपको बताया कि स्टेबिलिटी अगर नहीं होगी बैंकिंग सिस्टम की तो फिर वो कैसे देश की इकनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन देगी। ठीक है, अगर हम इंडियन बैंक्स की करेंटली बात करें तो वो कैसे हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है, फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी अच्छी है हमारे बैंक्स की। ठीक है, तो वी कैन से दे आर साउंड, वेल कैपिटलाइज्ड एंड वेल रेगुलेटेड, रेगुलेशन भी अच्छे से हो रहा है और अच्छे से वो अपनी क्रेडिट मार्केट एंड लिक्विडिटी रिस्क को भी मैनेज कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे कंसर्न्स ओवर एसेट क्वालिटी। ये क्या है, एनपीएस पता है ना आपको, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या हुआ था अभी बीच में, एनपीएस बैंक्स के बढ़ते ही जा रहे थे, एनपीएस बढ़ते ही जा रहे थे, बैंक्स रिकवर कर नहीं पा रहे थे, बहुत सारे बैंक्स की बैलेंस शीट खराब होती चली गई, जो प्रॉफिट में थे वो लॉस में भी आने लग गए थे बैंक्स। ठीक है, इसलिए फिर आरबीआई का स्पेशल ध्यान गया, आरबीआई ने बहुत सारे अलग अलग नॉर्म्स वगैरह भी निकाले उसके लिए। ठीक है, एक बहुत बड़ी केस स्टडी अगर हम बात करें तो किंगफिशर एयरलाइंस की है, जहाँ पर मिस्टर विजय माल्या जो थे उन्होंने बहुत सारे लोन्स लिए, सब प्राइम क्वालिटी के लोन्स ले लिए उन्होंने, उसके बाद में फिर उन्हें पे नहीं किया और वो भाग गए इंडिया से। ठीक है, ऐसे ही पंजाब नेशनल बैंक का आपने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग केस देखा था 2018 में, वो भी भाग गए थे इंडिया से। तो यही प्रॉब्लम है कि लोग अपने लोन्स जो है उन्हें तो पे करते नहीं है, वो एनपीएस बन जाते हैं, फिर रिकवरी भी पॉसिबल नहीं हो पाती, और अगर रिकवरी पॉसिबल होती भी है बैड बैंक्स वगैरह के थ्रू तो जितना लोन दिया था उतना अमाउंट रिकवर नहीं हो पाता है। ओके, तो ये वाली प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा दोस्तों, इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं आपको कि देखो अभी अगर आप देखोगे ना कि 31 मार्च 2021 में जो ग्रॉस एनपीएस थे, वो 8.34 ट्रिलियन एंड नेट एनपीएस जो थे वो रुपीज़ 1.97 ट्रिलियन हो गए थे। ठीक है, लेकिन अभी ना आरबीआई की रिपोर्ट आई है, आरबीआई की कौन सी रिपोर्ट आई है, एनुअल रिपोर्ट आई है जून में, जिसमें उन्होंने क्या बोला है कि हमारे जो ये है ग्रॉस एनपीएस है वो भी बहुत गिर गए हैं, और हमारे जो नेट एनपीएस है वो भी कितना कितना, ग्रॉस एनपीएस 12 ईयर्स के रिकॉर्ड लो पर आ गए हैं, जो कि है सिर्फ 2.8%। ठीक है, या 2.6% था, एक बार इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, 2.8 या 2.6 में से एक था, और 2.8 था, और एनएनपीएस जो है वो 0.6% हो गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली अभी क्या है, ये रिकॉर्ड लो पर आ गए हैं हम। तो आरबीआई का अगर रेगुलेशन अच्छा नहीं होता तो क्या ये पॉसिबल था, डेफिनेटली नहीं था। इसलिए भी रेगुलेशन एंड सुपरविजन इंपॉर्टेंट है, और ये नंबर्स याद रखिएगा कि ग्रॉस एनपीएस जो है वो 2.8% रह गए हैं, और नेट एनपीएस जो है वो 0.6% पर आ चुके हैं। अब बात करते हैं हमारे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, प्रॉफिटेबिलिटी इन बैंकिंग। देखो प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये प्रॉफिट से थोड़ा सा डिफरेंट है। इट्स नॉट अबाउट कि हम कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, बल्कि इट्स अबाउट हम कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे और कितना हम कर रहे हैं उसका कंपैरिजन। ओके, चलो अब मैं ना आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसके लिए। मान लो कि मिस्टर चिंकू और मिस्टर पिंकू, ये दो लोग थे, इनको बैंक से लोन चाहिए था। ठीक है, XYZ बैंक है, इनसे इनको लोन चाहिए था। XYZ बैंक के पास में अभी 15 लाख रुपए है। ओके, और इनको 15 लाख रुपए की ज़रूरत है। अब ये 15 लाख रुपए लेने बैंक के पास गए मिस्टर चिंकू, उन्होंने बोला कि मुझे ना अपने लिए हाउसिंग फाइनेंस लोन चाहिए। ठीक है, या बेसिकली मुझे होम लोन चाहिए, कुछ भी मान लो। तो इसने बोला कि ठीक है,
बैंक ने। फिर मिस्टर पिंकू गए, मिस्टर पिंकू बोले मुझे तो कार लोन चाहिए था, ठीक है। अब मिस्टर चिंकू और मिस्टर पिंकू ने अपनी अपनी रिक्वायरमेंट बता दी। बैंक ने सोचा हाउसिंग फाइनेंस जो इंडस्ट्री है इस टाइम पर वो तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन कार का जो इंडस्ट्री है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और मुझे शायद ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट रेट भी लगा सकता हूँ मैं। इन फ्यूचर जो है इंटरेस्ट रेट्स और थोड़े बढ़ भी जाएंगे और इनको फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स पर मैं लोन दे सकता हूँ। तो उन्होंने क्या बोला, मिस्टर चिंकू से बोल दिया कि नहीं, मैं तुम्हें लोन नहीं दे रहा। मैं किसको लोन दूंगा, मैं दूंगा मिस्टर पिंकू को लोन, ठीक है। मिस्टर चिंकू बोले ठीक है चलो आपकी मर्जी है ये तो। अब क्या हुआ, एक साल बीत गया। एक साल बीतने के बाद में बैंक को पता चला कि हाउसिंग फाइनेंस पर जो इंटरेस्ट रेट्स है वो बहुत हाई हो चुके हैं, जबकि कार लोन्स पर जो इंटरेस्ट रेट्स है वो गिर चुके हैं। बैंक को अब क्या हुआ, लॉस हुआ या नुकसान हुआ, सॉरी प्रॉफिट हुआ? डेफिनेटली हुआ तो प्रॉफिट ही, क्योंकि एक इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि बैंक कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉस झेला है ना। तो यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं कि जो बैंक के अपनी प्रोसीजर्स हैं, जो प्रोसेस वो फॉलो कर रहे हैं वो कितने एफिशिएंट हैं। तो मिस्टर चिंकू और मिस्टर पिंकू के बीच में जो प्रोसेस फॉलो किया गया हम उसको कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर। समझ में आ गया अब आपको? चलिए अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एफिशिएंसी मेजर, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हाउ एफिशिएंटली एक जो बैंक है वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है इन कंपैरिजन टू इट्स एक्सपेंसेस, ठीक है ना। और क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि जो बैंक की एबिलिटी है रिटर्न्स जनरेट करने की, क्या वो अपनी फुल एबिलिटी में वर्क कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। समझ गए आप लोग? चलो अब बात करते हैं प्रॉफिट की, ठीक है। तो प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट क्या होता है, बचपन में क्या पढ़ा था आपने, टोटल सेलिंग प्राइस जो भी था माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस, यही था ना। तो वो क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। अभी भी यही बात हो रही है कि अगर आपने XYZ रुपीस स्पेंड किए हैं तो क्या आप उनसे उन एक्सपेंसेस को निकालने के बाद में कुछ और पैसे अट्रैक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे अपने बिजनेस में, उसी को क्या बोल रहे हैं हम, प्रॉफिट। कि कितना पैसा आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो, कितना आपका बिजनेस उस पैसे को पुल कर पा रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट इज द मनी अ बिजनेस पुल्स इन आफ्टर अकाउंटिंग फॉर ऑल एक्सपेंसेस। अब अगर हम बात करें कि इन्वेस्टर्स को या एनालिस्ट को क्या चेक करना होता है, कुछ देखते हैं टॉप लाइन प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, कि भाई ग्रॉस सेल कितनी हुई है इनकी। कुछ ये देखते हैं कि कितना प्रॉफिट इन्होंने अगर हम इंटरेस्ट और टैक्सेस को माइनस कर दे तब कमाया है, जिसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। कुछ क्या चेक कर रहे हैं, कुछ चेक करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, कि भाई कितनी ये अपनी फुल एबिलिटी में वर्क कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इसको बोलते हैं बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आई। अब अगर हम टॉप लाइन प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या आते हैं, इसमें 3 तरह के प्रॉफिट्स आते हैं आपके। सबसे पहला आता है ग्रॉस प्रॉफिट, फिर होता है ऑपरेटिंग और एक होता है नेट प्रॉफिट। सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट देख लेते हैं। अब आप इसके लिए ना एक एग्जांपल लेकर चलो। मान लो कि एक कंपनी है नोएडा में और एक कंपनी है आपकी गाज़ियाबाद में, ठीक, एक कंपनी है आपकी जयपुर में। 3 कंपनीज हो गई। नोएडा वाली कंपनी ने जयपुर वाली कंपनी से एक ऑर्डर लिया। वो ऑर्डर कितने रुपए का है, मान लो 1200 रुपये का है, ठीक है। वहीं पर अब नोएडा वाली कंपनी के पास तो ये स्टॉक से इन्वेंट्री नहीं है, उन्होंने कहाँ से परचेज़ की है, उन्होंने वो परचेज़ की थी गाज़ियाबाद वाली कंपनी से। कितने की है उन्होंने, 700 का किया था, ठीक है। 700 का परचेज़ किया तो ये आपका क्या हो गया, कॉस्ट हो गई आपकी, जो आपने टोटल कॉस्ट जितने का सामान खरीदा है, और ये आपकी हो गई टोटल सेल्स, ठीक है। अब गाज़ियाबाद से ये सामान नोएडा आया था और नोएडा से जयपुर गया था, तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगी। मान लो कि 200 रुपये वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा, राइट। तो हम क्या कहेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया, 700 प्लस 200 हो गया, तो बेसिकली 900 हो गया, राइट। और जो हमारी सेल्स है वो कितने की है, 1200 रुपये की है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, वो हो गया 1200 माइनस 900, 300 रुपीज़, ठीक है। समझ में आ गया इतना। अब अगर मान लो मैं आपको बोलूँ आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, तो मार्जिन कैसे निकालोगे आप,
आप देखोगे कितना आपका ग्रॉस प्रॉफिट है अपॉन टोटल सेल्स आपकी कितनी हुई है। ठीक है, टोटल सेल्स आपकी कितनी हुई है यहाँ पर 1200 रुपये की, और आपका टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, वो है आपका 300। तो 300 अपॉन 1200 जो होगा इंटू 100 आपका बन गया नेट मार्जिन, किसमें, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ओके, समझ में आ गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो कि एक कंपनी ए है जिसकी टोटल सेल्स जो है वो 1 करोड़ रुपीज़ है, और उनकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कितनी है, 60 लाख रुपीज़ है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ उनका, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ उनका 40 लाख रुपीज़, माइनस कर दिया ना हमने। और अगर हम जीपीएम की बात करें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की, तो वो कितनी हुई उनकी 40 लाख अपॉन 1 करोड़ इंटू 100। तो कितना आ गया आपका, उसका आपका आ गया इसमें 40%। समझ गए अब आप। चलो, अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, अगर हम अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल दें अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो उसे कहेंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, मान लो आप एक ब्रांच में काम कर रहे हो, ठीक है, ब्रांच में आपके पास प्रिंटर है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस होते हैं, और भी बहुत सारे ऑपरेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते रहते हैं ब्रांच में, राइट। तो उनको क्या बोलेंगे हम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलेंगे। तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो हमारे ऑपरेशंस के बाद में हमारा प्रॉफिट हो रहा है, वो कितना होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट से। यहीं पर अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, तो वो कितना होगा, टोटल सेल्स को आप डिनोमिनेटर में रखेंगे और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को न्यूमरेटर में। तो मान लो हमारा जो पुराना एग्जाम्पल था, वहाँ पर हमारे पास कितने रुपीज़ का ग्रॉस प्रॉफिट था, 40 लाख रुपीज़ का था। ठीक है, मान लो आपके 5 लाख के इसमें हो गए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो टोटल आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बना, वो बना 35 लाख रुपीज़। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ओपीएम कितना हो गया आपका 35 अपॉन टोटल सेल्स कितनी थी 1 CR की हो रही थी, 1 करोड़ रुपए की। तो फिर कितना बन गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, 35% हो गया। ठीक है, समझ में आ गया इतना। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट में आप जो आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला था उसमें से इंटरेस्ट प्लस टैक्सेस को माइनस कर दोगे। इंटरेस्ट जो आपने पे किया ऑन योर लाइबिलिटीज, राइट, एंड टैक्सेस जो आपने पे किए फॉर एनीथिंग, लाइक आपने इनकम का पे किया, कॉर्पोरेट टैक्स आपने पे किया, या जीएसटीज आपने पे किए, तो वो सारी चीज़ें जो हैं हमारी, उनको हम इधर एक साथ में माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था पुराना, उसमें आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो था वो हुआ 5 लाख रुपीज़, सॉरी, आपके जो इंटरेस्ट थे वो था 5 लाख रुपीज़ का, और आपके जो टैक्सेस थे वो भी हो गए 5 लाख रुपीज़ के। तो इनको टोटल किया हमने, कितना हुआ 10 लाख रुपीज़ हो गया। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा कितना था, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 35 लाख रुपीज़। ठीक है, माइनस किया तो कितना आया, 25 लाख रुपीज़ आया। ये क्या हो गया हमारा, नेट प्रॉफिट, राइट। नेट प्रॉफिट अगर हमारा इतना हो गया, तो फिर हम क्या लिखेंगे, 25 अपॉन टोटल सेल्स कितनी है 1 करोड़ इंटू 100। इससे क्या निकलेगा हमारा, नेट प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, समझ में आ गया। तो कितना हो गया नेट प्रॉफिट मार्जिन हमारा 25%, जबकि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 40% मार्जिन में था। समझ में आ गया। एक चीज़ और याद रखिएगा, तीनों ही प्रॉफिट मार्जिन्स निकालने के लिए डिनोमिनेटर में टोटल सेल्स आएगा। ठीक है, ये याद रखना। अब मान लो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हो, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन टोटल सेल्स आ गया। अगर मान लो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालते, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है यहाँ पर। अगर मान लो नेट प्रॉफिट निकालते, तो नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल सेल्स हो जाता। समझ गए आप किस तरह से इसमें वर्क किया है अपन ने। चलो, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको एक बार शॉर्ट में है कि अगर सेल्स में से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला, तो हमारा बना ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दिया, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट एंड टैक्सेस पेड निकाला, तो हमारा बना नेट प्रॉफिट। समझ में आ गया इतना आपको। चलो, अब आगे बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस प्रॉफिट। प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस प्रॉफिट क्या होता है, देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रॉफिट क्या था, एक एब्सोल्यूट नंबर था। ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी क्या था,
एक रिलेटिव मेजर था। हम क्या कर रहे थे, देखो प्रॉफिट में हम एग्जैक्टली नंबर्स में बात कर रहे थे कि कितने की हमारे एक्सपेंसेस हुए, कितने की हमारी सेल्स हुई, दोनों में से आपस में दोनों का डिफरेंस निकाला तो हमारा प्रॉफिट आ गया। वहीं पर प्रॉफिटेबिलिटी में हम क्या कर रहे थे, चिंकू और पिंकू का देख रहे थे कि भाई एक को अगर लोन दिया है तो इतना प्रॉफिट हुआ, दूसरे को देते तो इतना होता, दोनों का कंपैरिजन कर रहे थे। तो यहाँ रिलेटिव मेजर हो गया, राइट। इसके अलावा हम क्या कर रहे थे, प्रॉफिट से तो हम एग्जैक्टली ये देख रहे थे कि फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है हमारी कंपनी की या बैंक की। प्रॉफिटेबिलिटी से क्या देख रहे थे कि कितने एफिशिएंट हैं हम, राइट। तो ये दोनों तरीके के डिफरेंस हो गए। तो वही सारी चीज़ें हम इस टेबल में भी पढ़ेंगे। प्रॉफिट क्या है, एक एब्सोल्यूट नंबर है, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की तो ये एक रिलेटिव मेजर हो गया, जहां हम क्या चेक कर रहे हैं, एफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट जनरेशन, ठीक है। क्वांटिटेटिव ये हो गया फिगर, क्योंकि हमने देखा ना क्वांटिटीज में हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट में, लेकिन इसमें क्या है, हम रिलेटिव मेजर चेक कर रहे हैं कितना एफिशिएंट है कितना नहीं है। तो ये क्वालिटी चेक कर रहे हैं हम, हमारे जो एसेट्स हैं या जो हमारे लोन्स दिए हमने उनकी क्वालिटी किस तरह की है। तो क्या हुआ, क्वालिटेटिव असेसमेंट हो गया। इसके अलावा मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं इसका, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। और इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें हम कुछ रेशियोज यूज कर रहे हैं जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, रिटर्न ऑन एसेट्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, ये दोनों चीज़ें भी हम आगे पढ़ेंगे। अगर हम बात करें कि क्या गोल है, तो प्रॉफिट के लिए क्या है कि हमें ये देखना है किसी भी जो बिजनेस है उसका मेन गोल क्या होता है कि वो प्रॉफिट कमाए, ठीक है। और प्रॉफिटेबिलिटी क्यों ज़रूरत है उसकी, वो इसलिए ज़रूरत का है क्योंकि उसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या लॉन्ग टर्म में भी हम प्रॉफिटेबल रहेंगे, क्या लॉन्ग टर्म में हम सस्टेन कर पाएंगे, क्या लॉन्ग टर्म में हमारी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी रहेगी या नहीं, ठीक है। अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट मिस्टर पिंकू इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे। लेकिन हम कहाँ बात करेंगे, जो भी हमने प्रॉफिट्स बनाए हैं अपनी बैलेंस शीट में, वहीं पर हम लिखते हैं ना एसेट्स इतने, लायबिलिटीज इतनी, ये सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। अच्छा, पर्पस के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसमें हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी में हम एफिशिएंसी चेक कर रहे हैं। इम्प्लीकेशंस की बात करें अगर, तो हम ये देखते हैं कि कोई जो कंपनी है हो सकता है वो प्रॉफिट बना रही हो लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं हो। जैसे मिस्टर चिंकू को लोन दे देते तो प्रॉफिटेबल भी हो जाते, लेकिन इस कुछ केस में प्रॉफिटेबल नहीं था XYZ बैंक, राइट, क्योंकि जो उनके एक्सपेंसेस थे वो थोड़े हाई थे, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर जितना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपका हाई होगा उतना हम कहेंगे कि हमारे जो बैंक्स हैं वो एफिशिएंट है नेचर में। समझ में आ गया अभी आपको इतना। चलो, अब हम आगे का देखते हैं कि आगे हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट जो है वो किस तरह से बैंक्स कमाते हैं। अगर हम बात करें बैंक के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, जैसा मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि बैंक के एसेट्स क्या होते हैं, जो लोन्स या सिक्योरिटीज़ वो देते हैं, ठीक है। और जो उनकी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, जो डिपॉजिट्स उनके पास में आते हैं, राइट। तो जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं अपनी इन लाइबिलिटीज़ पर, यही बैंक के मेजर एक्सपेंस होते हैं। और जो ये लोन्स वगैरह के थ्रू अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं वही इनकी मेजर इनकम हो जाती है, राइट। तो चलो, अगर अब हम बात करें बेसिकली जो सिक्योरिटीज़ की यहाँ बात हो रही है ना, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं जो बैंक होल्ड करते हैं। ये मनी मार्केट में ना इन सिक्योरिटीज़ को परचेज कर लेते हैं, ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पर बेच भी देते हैं। चलो, अगर अब हम बात करें कि हमारी बैंक्स जो हैं वो कैसे प्रॉफिट्स अर्न करते हैं, तो सबसे पहले आपको बताती हूँ मैं एसेट्स के बारे में, ठीक है। दोस्तों, आपको एसेट्स पता है क्या होता है, लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, ठीक है, ये होता है आपका एसेट्स। तो बेसिकली एसेट्स क्या कहेंगे हम, जो एक ओनर होल्ड कर रहा है वो उसके एसेट हो गए। लाइबिलिटीज़ जो लोन्स वगैरह उसके ऊपर हैं वो उसकी लाइबिलिटी हो गई। इक्विटी जो पैसे उसके अपने हैं जो वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है वो उसके लिए इक्विटी हो गई, राइट। एक एग्जांपल लूँ अगर मैं, मान लो कि किसी एक बैंक के पास में 1 करोड़ लैंड खरीदना है एक बैंक को, ठीक है। क्यों खरीदना है, एक और ब्रांच बनाना है या किसी भी पर्पज़ से उनको 1 करोड़ का एक लैंड खरीदना है। अब उनके पास में इसके लिए 50 लाख रुपए हैं, ठीक। तो वो 50 लाख रुपए जो इनके पास इन हैंड है वो इनकी इक्विटी हो गए। अगर हम बात करें कि 50 लाख रुपए और ये कैसे मैनेज करेंगे, वो लाइबिलिटीज़ से करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहीं से उधार ले लिया या लोन ले लिया,
तो ये क्या हो गए, इनकी लाइबिलिटी हो गए। अगर इन दोनों से क्या बना, 1 करोड़ रुपए बने, जो इनसे इन्होंने क्या खरीदा, एक लैंड परचेज कर ली। तो इस तरीके से ये एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। इतना समझ में आ गया। अब आप आगे समझो। मान लो एक कंपनी है XYZ और एक कंपनी है ABC बैंक। ABC एक इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। और हमारे पास है GHI बैंक। हमारे बैंक का क्या नाम है, GHI। हमारा बैंक GHI जो है उसके पास में अभी 50 लाख रुपए है लोन देने के लिए। मिस्टर XYZ जो हैं वो आए बैंक के पास, बोले मुझे 10 करोड़ का लोन चाहिए। बैंक बोली 10 करोड़ रुपए तो मेरे पास है नहीं। मिस्टर XYZ बोले मुझे तो 10 करोड़ का ही लोन चाहिए। अब GHI ने क्या किया, वो इन्वेस्टमेंट बैंक ABC के पास गए, बोले मैं आपके पास में कोई चीज़ें मॉर्गेज में रखता हूँ, ठीक है, और आप हमें 9.5 करोड़ का लोन दे दो। 50 लाख तो इनके पास अपने हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने ये लोन लिया। इन्वेस्टमेंट बैंक ने क्या बोला, मैं आपके ऊपर 7.5% का इंटरेस्ट लगाऊंगा। वहीं पर GHI बैंक ने XYZ पर कितना लोन लगाया, उसने लगाया 14% का, ठीक है। तो इन्होंने बोला भाई मैं तो 14% इंटरेस्ट पर आपको दूंगा। इन्होंने बोला ठीक है। अभी GHI बैंक ने जब लोन लिया तो लिया 7% पर, और दिया तो कितने पर दिया, 14% पर। तो उनको कितने परसेंट का फ़ायदा हुआ, अगर 7% से लेकर चले तो 7% का फ़ायदा हुआ इंटरेस्ट में। इसी को बोलते हैं लेवरेजिंग। समझ में आ गया अब आपको लेवरेजिंग क्या होता है। देखो बैंक्स इसी तरीके से अपने प्रॉफिट्स बढ़ाते हैं। क्यों, क्योंकि देखो अगर वो अपने एसेट्स को ही सिर्फ यूज़ करेंगे तो क्या वो सारी नीड्स फुलफिल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। लेकिन इस तरह से वो ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर पा रहे हैं। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं लेवरेजिंग। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि किसी एक एक्सटेंट तक इस तरह लोन लेना तो ठीक है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस तरह से लोन लेंगे तो हो सकता है कि बैंक आगे चलकर इस लोन को पटा नहीं पाए, क्योंकि उनकी जो कैपिटल है वो इतनी नहीं है कि वो ये लोन वापस कर पाए। और ये जो लोन उन्होंने XYZ को दिया, मान लो ये NPA डिक्लेयर हो गया किसी भी वजह से, तो बैंक तो सडनली डूब जाएगी ना। इसी वजह से एक एक्सटेंट होता है, एक रेशियो होता है जितने तक बैंक्स जो है ये लोन दे सकते हैं। समझ में आ गई। अब ये किस तरह से देंगे, कैसे डिसाइड होगा, यही सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। आपको आई होप इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। कुछ भी अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप एक बार लेक्चर को रिवाइंड करके दोबारा सुन सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कि प्रॉफिट्स जो हैं वो हम कैसे मेज़र करेंगे। वो मेज़र करेंगे हम रिटर्न ऑन एसेट्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम सबसे पहले ट्रेडिशनल मेजर्स जो कि हैं हमारे रिटर्न ऑन एसेट्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। तो पहले हम देख लेते हैं एसेट्स क्या होते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि बैंक के लिए उनके एसेट्स क्या हैं, सबसे ज़्यादा लोन्स और सिक्योरिटीज़ जो हैं वो बैंक के लिए सबसे ज़्यादा एसेट्स की तरह वर्क करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उनको पैसे या प्रॉफिट्स मिल रहे हैं या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो इन्हीं के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अगर हम रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो ये 2 इनकम से मिलकर बनता है, एक तो फ़ी इनकम और एक आपका नेट इंटरेस्ट इनकम। फ़ी इनकम क्या होता था, मैंने आपको बताया था। मान लो इन्होंने इन्वेस्टमेंट सर्विसेज किसी को दिए तो कुछ फ़ी चार्ज की। आपने कई बार पासबुक आप प्रिंट करते हो तो कुछ चार्ज ले लेते हो उसका, तो वो सारे क्या हो गए, फ़ी इनकम हो गए, ठीक है। अब नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है, नेट इंटरेस्ट इनकम होता है मान लो आपने कुछ लाइबिलिटीज़ पर इंटरेस्ट पे किया। फॉर एग्जांपल जो आपके बैंक में डिपॉजिट्स आए उस पर आपने कुछ इंटरेस्ट पे किया, और कुछ इंटरेस्ट आपने रिसीव किया जो लोन्स आपने दिए थे, है ना। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को बोलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। समझ में आ गया। अब एक चीज़ और समझिए, इंटरेस्ट रेट स्प्रेड। इंटरेस्ट रेट स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड बेसिकली कितना वो फैला हुआ है, कितना हमें फ़ायदा हो रहा है वो हम समझ रहे हैं। तो एवरेज इंटरेस्ट जो आप अपने एसेट्स पर रिसीव कर रहे हो उसमें से अगर हम एवरेज इंटरेस्ट निकाल दें जो आप अपनी लायबिलिटीज़ पर पे कर रहे हो तो हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट रेट स्प्रेड। अब ये ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, ये डेफिनेटली ज़्यादा होना चाहिए। बेसिकली जो पैसा आप कमा रहे हो, बैंक इंटरेस्ट क्या है, उनका रिवेन्यू ही तो है, वो जो वो कमा रहे हैं वो उनके एक्सपेंसेस से तो ज़्यादा ही होना चाहिए ना, ये तो इनका एक्सपेंस है। तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट स्प्रेड जितना ज़्यादा हाई होगा
उतना ही बैंक्स के लिए अच्छा होगा। समझ में आ गया? अब अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो एसेट्स यहाँ पर क्या क्या है, सिक्योरिटीज और लोन्स। और अगर हम लाइबिलिटीज की बात करें तो लाइबिलिटीज क्या है, डिपॉजिट्स एंड बोरोइंग्स। ठीक है, इस पर एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा तो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब चलो, अब बात करते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। मार्जिन जहाँ पे आता है वहाँ पर हम क्या यूज कर रहे थे प्रॉफिट में, टोटल सेल्स, है ना, डिनोमिनेटर में हम वही ले रहे थे। यहाँ पर हम क्या लेंगे, एवरेज टोटल एसेट्स, बस इतना याद रखना। ठीक है, चलो अब सबसे पहले इसकी फ़ायदा समझते हैं। इससे हमें ये पता चल पाता है कि जो हमारे बैंक की इनकम है वो कितनी अच्छी हो रही है। ठीक है, तो हमारा ये कितना हाई है या कितना लो है, इससे हमें पता चलेगा। अगर हाई है तो हम क्या कहेंगे कि हम अच्छा इंटरेस्ट या फिर अच्छी इनकम मार्जिन लेकर चल रहे हैं। ठीक है, यूजुअली ये बैंक के लिए ना मोर देन 1% होना चाहिए। ओके, चलो अब अगर हम बात करें कि हमारे रिटर्न ऑन एसेट्स में कैसे फॉर्मूले से हम उसे निकाल सकते हैं। फी इनकम जैसा मैंने आपको बताया था, नेट इंटरेस्ट इनकम जो हमने निकाली थी, इंटरेस्ट पेड माइनस इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एसेट्स माइनस इंटरेस्ट पेड ऑन लाइबिलिटीज। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे तो क्या हो गई, टोटल इनकम हो गई बैंक की, है ना, नेट इनकम हो गई बैंक की। उसमें से हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर देंगे, ठीक, अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स। समझ गए अब आप, नेट इनकम अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स क्या हो गया हमारा, रिटर्न ऑन एसेट्स। एवरेज टोटल एसेट्स हम क्यों लेकर चल रहे हैं, देखो बैलेंस शीट के बारे में आपने थोड़ा थोड़ा एएफएम में पढ़ा ही होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बैलेंस शीट में स्टार्टिंग में मेंशन करते हैं कि जब स्टार्ट ऑफ द ईयर है तो हमारे पास कितने एसेट्स हैं। ठीक है, फिर एसेट्स लाइबिलिटीज का पूरा कैलकुलेशन होता है। एंड में क्या करते हैं, एंड ऑफ ईयर में हमारे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक है ये देखते हैं, है ना, तो कितने एसेट्स है, तो बेसिकली ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पर देखते हैं। तो उसी का एवरेज अगर हम निकालेंगे तो उसको कह देते हैं एवरेज टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द फिस्कल ईयर अपॉन टोटल एसेट्स एट द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, देखो जितना ज़्यादा आरओए अच्छा होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट अच्छा होगा, है ना, बैंक की हेल्थ उतनी अच्छी होगी। ऐसे ही रिटर्न ऑन इक्विटी भी है कि आपने कितना, इसमें आपको क्या पता चल रहा है, एसेट्स क्या थे आपके, ओनर्स लाइबिलिटी ओनर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज था। ठीक है, तो आपने जो बिना लाइबिलिटी के जो अपनी खुद के एसेट्स लगाए हैं, अपनी खुद की जो कैपिटल लगाई है, उस पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है उसको भी हम देखते हैं। तो कुछ इन्वेस्टर्स ना आरओई पर आरओए से ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इसलिए आरओई थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलो अब इसमें क्या होगा, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ एसेट्स के बारे में नहीं बल्कि खुद की जो एसेट्स या खुद की जो टोटल वैल्यू है बैंक की कैपिटल की, उस पर वो कितना अर्न कर पा रहे हैं ये हमें पता चल रहा है। क्योंकि क्या होगा, बैंक अपनी लाइबिलिटीज़ तो इंक्रीज करता जा रहा है लेवरेज कर बढ़ाने के लिए, ठीक है, बेसिकली अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए, लेकिन उससे क्या होगा, उससे उनको हो सकता है कि नुकसान भी हो जाए इन फ्यूचर, लेकिन इक्विटी से जो इनकम आएगी उसका कोई भी इस तरह का रिस्क नहीं है, राइट। तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि अगर वो लिमिटेड करते तो उनके पास कितना रिटर्न आता। A bank's profit would be limited by the fees that it can charge on its interest rate spread, अगर वो अपना लेवरेज यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, बैंक्स जो होते हैं वो जब सेविंग अकाउंट्स खुलवाते हैं या करेंट अकाउंट्स खुलवाते हैं तो मिनिमम इंटरेस्ट देते हैं। करेंट अकाउंट में कितना इंटरेस्ट रेट लगता है, 0। सेविंग्स में कितना लगता है, 2 से 3% का। वहीं पर जब लोन देते हैं तो वो तो डबल डिजिट तक में चला जाता है ना, तो ये हमेशा हाइयर होते हैं। अब अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो ऐसे में बैंक्स को ये जो इंटरेस्ट होता है इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ता है और इस इंटरेस्ट को थोड़ा कम करना पड़ता है, जिससे कि जो इनके प्रॉफिट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हैम्पर होने लगते हैं, थोड़े से डिक्रीज होने लग जाते हैं। तो ये इनके लिए, बैंक्स के लिए चैलेंजिंग चीज़ होती है, ठीक है ना, ये हमेशा याद रखिएगा। तो इसमें अब क्या है बेसिकली कि हमें बस इतना समझना है कि बैंक्स के लिए 2 ही इनकम सोर्सेज हैं, और अगर वो 2 इनकम सोर्सेज में भी थोड़ा प्रॉब्लम आता रहता है क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बढ़ते जा रहे हैं। चलो अब अगर हम बात करें कि इंटरेस्ट रेट स्प्रेड्स की, तो मान लो इंटरेस्ट रेट स्प्रेड इस वजह से हमारे लो हो गए,
मैंने आपको जैसे बताया था ना, इंटरेस्ट बेसिकली आपने जो रिसीव किया वो आपका कम हो गया और आपने जो पे करना था वो बढ़ गया, तो टोटली क्या हुआ, आपका इंटरेस्ट स्प्रेड रेट जो है वो ओवरऑल कम हो जाएगा, है ना। वो कम हो जाएगा तो क्या होगा, बैंक के जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो जाएंगे, इसलिए लेवरेज यूज़ करना भी ज़रूरी है। अगर हम बात करें लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो बैंक एसेट्स अपॉन बैंक कैपिटल। बैंक एसेट्स अपॉन बैंक कैपिटल कैसे हम निकालेंगे ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी होता है रिटर्न ऑन एसेट्स इनटू लेवरेज रेशियो, ठीक है। लेवरेज रेशियो कितना था हमारा, बैंक एसेट्स अपॉन बैंक कैपिटल, और नेट इनकम अपॉन बैंक एसेट्स क्या था हमारा, रिटर्न ऑन एसेट्स था। तो बैंक एसेट्स से बैंक एसेट्स आपके कट गए, तो कितना बचा, नेट इनकम अपॉन बैंक कैपिटल, जो बैंक का खुद का कैपिटल है। ओके, चलो अब अगर हम बात करें, मान लो बैंक के पास 100 रुपये के एसेट्स हैं, उनकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो 95 है, और कैपिटल जो है वो आपका, या इक्विटी जो है आपकी, वो कितनी है, 5 रुपीज़ है ना। अब मान लो हमें लेवरेज रेशियो निकालना है, तो वो क्या होगा हमारा, 100 अपॉन 5, है ना, बैंक एसेट अपॉन बैंक कैपिटल, तो कितना हुआ, 20:1 हो गया रेशियो आपका। इसका मतलब अगर मान लो कि आपके जो एसेट्स हैं वो 5% भी गिर जाते हैं, ठीक है, तो फिर जो बैंक की कैपिटल थी वो पूरी की पूरी वाइप आउट हो जाएगी। यही चीज़ मैं आपको तब से बता रही हूँ कि अगर हमारे जो लोन्स हमने लेवरेज लेकर दिए हैं वो हमारे एनपीएस में कन्वर्ट होने लग गए, तो फिर जो बैंक होगा उसकी शटडाउन तक की सिचुएशन आ जाएगी। इसी से बचने के लिए हमारे जो बैंक्स हैं और बेसिकली हमारा जो आरबीआई है वो लेवरेज का एक अमाउंट जो है वो ऑलरेडी डिसाइड करके रखता है, ठीक है। वो किस तरह से रखता है, आपका टियर 1 कैपिटल के थ्रू रखता है। प्रोविजनल नॉर्म्स आपने पढ़े होंगे, वो सारी चीज़ें जो होती है वो सारे लेवरेज रेशियो में आता है। टिपिकली कितना रहता है लेवरेज रेशियो, 10 से 12 रहता है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, 10 से 12 रहता है, तो अगर किसी बैंक के पास में बैंक की कैपिटल है 10, तो कितने एसेट्स उसके हो सकते हैं, 100, ठीक है। तो उसकी बेसिकली एटलीस्ट 10 टाइम्स ऑफ इट्स कैपिटल जो है बैंक के एसेट्स होने चाहिए। समझ गए आप? ओके, अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स इन यूएसए जो थे उनके साथ क्या हुआ, कैसे हमारा लेमन क्राइसिस आया। ये एक पूरी कहानी है, मैं आपको कहानी की तरह ही समझाऊंगी। तो क्या होता है, 2007-8 में रिसेशन आ जाता है, ठीक है। रिसेशन आया, पूरी इकनॉमी ख़राब हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बहुत सारे। अब क्या हुआ, यूएस में इसी टाइम पर लोन्स जो थे, इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए। इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए, जब गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स कम करने होते हैं ना सबसे पहले, ताकि वो थोड़ा सा एक्सपेंशन वो लेकर एक्सपेंशनरी पॉलिसी फॉलो कर पाए या फिर मार्केट में लिक्विडिटी लेकर आ पाए। तो अब इंटरेस्ट रेट्स कम हुए तो लोन्स की जो डिमांड थी वो बढ़ने लग गई। लोन्स की जब डिमांड बढ़ने लग गई तो उसको फिलफिल करने के लिए बैंक्स क्या करने लग गए, वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास जाने लग गए। अब इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास जाकर वो लोन्स लेने लग गए। इन्वेस्टमेंट बैंक्स को भी लगा कि भाई बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो भी देने लग गए लोन्स। अब धीरे धीरे बैंक्स को क्या हुआ, उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया कि जिस तरह की मॉर्टगेज उनके पास आ रहे हैं होम लोन्स के लिए, स्पेशली उस टाइम होम लोन्स की डिमांड ज़्यादा बड़ी थी, ठीक है। तो वो जो मॉर्टगेजेस, जो बेसिकली उनके जो पेपर्स आ रहे हैं जिस लैंड पर या जो होम वो कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, वो सब प्राइम लेवल के हैं। बेसिकली जितना लोन लिया जा रहा है उस वैल्यू के वो घर नहीं है, ठीक है। अब बैंक्स ने क्या किया, इन सारे मॉर्टगेजेस को लेना शुरू किया, इन्वेस्टमेंट बैंक्स को पास करना शुरू किया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स लोन देते गए देते गए देते गए। ऐसे ही एक बैंक था आपका लेमैन ब्रदर्स का इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। उन्होंने भी दिया भाई। जब उन्होंने भी दिया तो सडनली क्या हुआ, धीरे धीरे करके इनको पता चला जो मॉर्टगेज पर इनके पास में एसेट्स आए हैं वो सब प्राइम क्वालिटी के हैं, और जो लोन्स हैं वो ये ऑलरेडी रिकवर नहीं कर पा रहे थे। तो लेमैन ब्रदर्स की बेल आउट की सिचुएशन आ गई। ये बेल आउट के लिए गए यूएस गवर्नमेंट के पास। यूएस गवर्नमेंट ने बेल आउट करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला हम आपको किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। नहीं देने की वजह से सडनली इस बैंक को बंद होना पड़ा। आपको पता है दोस्तों, लेमैन ब्रदर्स थे, ठीक है, 3 लेमैन ब्रदर्स थे। उन्होंने किराना स्टोर शुरू किया था जहां वो किराना का सामान बेचते थे, और उसके बदले कॉटन के जो व्यापारी थे, जो कॉटन के बिजनेसमैन थे, उनसे कॉटन लेते थे और फिर उसमें ट्रेडिंग करते थे।
एक किराना स्टोर से एक इन्वेस्टमेंट बैंक तक उनकी एक जर्नी रही जो सडनली कोलैप्स कर गई। एक क्राइसिस आया और सब कुछ बंद हो गया। 160 साल का एक बैंक था जो 160 साल लगे बनने में, वो पूरा का पूरा बंद हो गया। ठीक है, तो इसीलिए लेवरेज रेशो इतना इम्पॉर्टेंट है। समझ गए अब आप? और इनका जो वैल्यू ऑफ एसेट्स था ना, वो क्यों डिक्लाइन, ओनली हैड टू डिक्लाइन 3% टू वाइप आउट देयर कैपिटल। समझ गए आप? लेमन ब्रदर्स का पूरा क्राइसिस क्या था, क्या हुआ था इनके साथ में, बस यही सारी कहानी इनकी यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, फिर इन्होंने बैंक्रप्सी फाइल कर दी थी 2008 में, आई थिंक सितंबर में किया था। चलो, अब अगर हम बात करें फैक्टर्स दैट अफेक्ट बैंक प्रॉफिटेबिलिटी, तो बैंक प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कैसे अफेक्ट होगी। सबसे पहले तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो उसको इम्पैक्ट करती है। अगर जीडीपी अच्छी है तो बेसिकली डोमेस्टिक प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, डिमांड अच्छी हो रही है, सप्लाई अच्छी हो रही है, तो बैंक्स के पास भी लोन्स आते रहेंगे, बैंक्स के पास भी डिपॉजिट्स आते रहेंगे, दोनों ही चीज़ें होंगी। इन्वेस्टमेंट इंडिया में ज़्यादा होगी, तो अगर उसी तरीके से हमारी जो बैंक्स हैं वो भी अच्छे से ग्रो करेंगे। ठीक है, मान लो इन्फ्लेशन आ जाता है तो क्या होगा, नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे। नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे होगा वो मैं आपको समझाती हूँ। मान लो आपने 100 रुपये का लोन लिया, ठीक है, 100 करोड़ ले लो, 100 करोड़ रुपए का लोन आपने मिस्टर ABC को दिया। आप 100 रुपये मानकर चलो अभी, तो 100 रुपये का जब आपने लोन ABC को दिया तो मान लो इन्फ्लेशन आ गया एक साल बाद, 1000 मान के चलते, छोटा अमाउंट हो गया 100 रुपये। चलो, तो एक साल के बाद में क्या हुआ, इन्होंने थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट लगाया था, मान लो 1 रुपये का इंटरेस्ट लगा था इस पर। ठीक है, अब 100 रुपये का 1000 का जो लोन था, एक साल के बाद में इनको रीपे करना था, जो भी जिस भी तरीके से ये कर रहे थे। इन्फ्लेशन आया, इन्फ्लेशन से 1000 की जो वैल्यू थी वो गिर गई। ठीक है, लेकिन ABC कितने रुपए वापस करेगा बैंक को, ओवरऑल 1000 प्लस जो भी इंटरेस्ट रेट लगा होगा इनका उसके हिसाब से वापस करेगा। अब मान लो 1000 रुपये का पहले क्या आ रहा था, एक कोई भी मान लो कि छोटा सा कोई भी एक इक्विपमेंट ले लेते हैं, या कोई एक छोटा वाला फ़ोन आ रहा था, नोकिया का फ़ोन जो था पहले 1000 का था, लेकिन अभी सेम फ़ोन कितने का आएगा, 1100 रुपये का, क्योंकि 1000 की वैल्यू गिर गई। मगर बैंक ने जो लोन ABC को दिया था वो तो 1000 का ही दिया था ना, तो उनको तो ओवरऑल नुकसान हो रहा है, उन्हें तो सिर्फ 1000 रुपये वापस मिलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि मिस्टर ABC बोलेंगे कि यार आप हमसे 1100 रुपये ले लो क्योंकि इन्फ्लेशन इतना है, ये नहीं ना। तो इसी वजह से क्या हुआ, नेगेटिवली इम्पैक्ट हो गया प्रॉफिटेबिलिटी पर। ठीक है, अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट्स की, तो जितने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स कम होते चले जाएंगे उतने ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स जो हम रिसीव कर रहे हैं वो कम होंगे। इंटरेस्ट रेट रिसीव कम होंगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट स्प्रेड जो है वो कम होगा, बेसिकली जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स की, जो हमारे बैंक रिलेटेड, बैंक इंडस्ट्री से रिलेटेड फैक्टर्स हैं। तो अगर हम देखें NPS को, ठीक है, तो NPS का क्या है, अगर हमारे NPS बढ़ते चले जाएंगे तो डेफिनेटली हमारे प्रॉफिट्स कम होते चले जाएंगे, है ना। इसके अलावा क्या होगा, ऑपरेशनल कॉस्ट। सबसे ज़्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट कहाँ लगती है, ब्रांच में लगती है ना। अगर ब्रांच की ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी तो प्रॉफिट्स कम होते चले जाएंगे, है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आपके कम होते चले गए, नेट इनकम आपकी कम होती चली जाएगी। इसलिए क्या है, हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट पर भी ध्यान देना होता है। इंटरेस्ट मार्जिन्स, जैसे जैसे मान लो लोन्स पर जो आप इंटरेस्ट ले रहे थे वो तो आपको कम करना पड़ा, और जो सेविंग्स पर दे रहे थे वो आपको हाई करना पड़ा, तो मार्जिन ओवरऑल आपकी कम हो गई, इंटरेस्ट मार्जिन। ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, आपके प्रॉफिट्स अफेक्ट होंगे। ऐसा आपको किस सिचुएशन में करना पड़ रहा है, अगर मार्केट्स के चक्कर में, कॉम्पिटिटर्स के चक्कर में अपने। ठीक है, अब आ जाओ बैंक स्पेसिफिक फैक्टर्स, कि अगर मान लो डिपॉजिट्स आपके पास ज़्यादा हैं तो आपके पास लिक्विडिटी ज़्यादा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे पाएंगे लोन्स के लिए, नहीं है तो फिर आपको नुकसान होगा। नॉन इंटरेस्ट इनकम, आपकी जो फ़ी इनकम है वो हाई होनी चाहिए, है ना। हमने देखा था प्राइवेट बैंक की 50% इनकम कहाँ से आ रही थी, फ़ी इनकम से आ रही थी, है ना। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें अगर, तो वो भी हाई होनी चाहिए, जैसा हमने देखा था। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या था, नेट इंटरेस्ट इनकम अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स, है ना, तो ये भी हाई होना ज़रूरी है। फिर इक्विटी कैपिटल,
इक्विटी कैपिटल आपकी अगर स्ट्रांग होगी तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हम बोल सकते हैं ना स्ट्रांग है। हमने लेवरेज वाले इसमें देखा था ना कि रिटर्न ऑन इक्विटी आपका अच्छा होना ज़रूरी है, उस पर इन्वेस्टर्स का स्पेशल फोकस होता है। अगर आपकी इक्विटी कैपिटल ज़्यादा नहीं है तो लेवरेज भी रेशियो भी तो आपका कम हो जाएगा ना उसके अकॉर्डिंग। तो इसी वजह से इक्विटी कैपिटल होना भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो अब बात करते हैं ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिसेस की। तो ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिसेस से हम क्या देखेंगे, इससे हम ये चेक कर रहे हैं कि जो हमारे बैंक की ब्रांचेस हैं वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है, कितनी प्रॉफिटेबल हैं, कितनी और हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। देखो सबसे पहले ना हर एक ब्रांच बैंक को कुछ कुछ प्रॉफिट ला कर दे रही है, वही तो बैंक का ओवरऑल प्रॉफिट बना रहे हैं ना। तो इनके जो डायरेक्ट प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, हमें क्या करना है, नेट इनकम कंट्रीब्यूशन चेक करना है कि भाई हर ब्रांच से हमें कितना इनकम आ रहा है। वी विल मेजर द डायरेक्ट प्रॉफिट फ्रॉम लोन डिपॉजिट एंड सर्विसेज। फिर कॉस्ट टू इनकम रेशियो, कॉस्ट टू इनकम रेशियो में हम क्या चेक कर रहे हैं कि जो कॉस्ट हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट लग रही हैं वो तो इतनी हाई नहीं है कि हमारी जो इनकम है वो लो हो रही है, तो ओवरऑल हम किस में आ गए, लॉस में आ जाएंगे वरना। तो ये क्या चेक कर रहा है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी चेक कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी कितनी है, उससे कितना फ़ायदा हो पा रहा है, कितना नहीं हो पा रहा। जितने ज़्यादा लो रेशियो होंगे उतनी हाई प्रॉफिटेबिलिटी होगी। क्यों, अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई हुई तो न्यूमरेटर ऊपर चला जाएगा, तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी ना फिर हमारी। ठीक है, चलो फिर अगर हम बात करें रिटर्न ऑन एसेट्स की, तो मैंने बताया था जितना ज़्यादा रिटर्न ऑन एसेट्स होगा उतना अच्छा है, जितनी ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी होगी उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे कि हमारे जो रिटर्न ऑन एसेट्स हैं वो बैंक के कितने हैं और वो बैंक कैसे यूज़ कर रहा है अपनी वैल्यू उसको एसेट्स को, वो हम चेक करेंगे। कैसी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है बेस्ड ऑन इक्विटी दैट इज़ इन्वेस्टेड, उसके ऊपर। चलो इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव ब्रांच इवैल्यूएशन। कॉम्प्रिहेंसिव में हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें चेक करेंगे कि जो हमारे कस्टमर्स हमने एक्वायर किए हैं वो कितने प्रॉफिटेबल हैं, उनकी लाइफ टाइम वैल्यू कितनी है। लाइफ टाइम वैल्यू के बारे में हमने पढ़ा था ना कि एक जो कस्टमर होता है कितना उसको बेसिकली आगे जब वो सीनियर सिटीजन बन जाएगा तो उसकी क्या पेंशन वगैरह रहेगी, कितना वो इनकम अभी जनरेट कर रहा है, क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, ये सारे क्या थे, लाइफ टाइम वैल्यू में आ रहे थे। ठीक है, तो और हमारी जो ब्रांच है उसका एग्जैक्टली क्या रोल रहा है उस कस्टमर को एक्वायर करने में या उसको रिटेन करने में। ठीक है, फिर हमारी ब्रांच में फुट ट्रैफिक कैसा है, ऐसा तो नहीं है एक रिमोट एरिया में ब्रांच बनाई गई थी ये सोचकर कि भाई आसपास के जो गांव है वहाँ के लोग आएंगे, लेकिन यहाँ पर फुटफॉल हो ही नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें चेक करनी है कि फुट ट्रैफिक कितना है आपका और ट्रांजेक्शन वॉल्यूम कितनी है, कि जो ट्रांजेक्शन्स आपके यहाँ हो रहे हैं। ठीक है, डिजिटल बैंकिंग के बावजूद आपकी ब्रांच के थ्रू कितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, लोग कितना आपकी ब्रांच विजिट कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्रॉस सेलिंग आपकी ब्रांच में कितनी हो रही है, क्या आप और भी प्रोडक्ट्स बेच पा रहे हैं, बैंक की जो मेन सर्विसेज है कोर सर्विसेज है उनके अलावा जो और भी एडिशनल सर्विसेज बैंक प्रोवाइड कर रहा है, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट सर्विसेज या इंश्योरेंस, वो आप कितना बेच पा रहे हो, उससे कितना आप रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो। फिर डिजिटल इंटीग्रेशन की आपकी जो ब्रांच है वो डिजिटल बैंकिंग से कितना अच्छे से इंटीग्रेट कर पाई है, कितना आपके कस्टमर्स उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, इन सर्विसेज का फ़ायदा उठा पा भी रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा स्ट्रैटेजिक कंसिड्रेशन। देखो हमने एक उसमें पढ़ा था ना अपने चैप्टर 2 या चैप्टर 3 में हमने ये पढ़ा था कि जो क्लासिफिकेशन होती है या जो बिजनेस मॉडल्स हमारे बैंक सप्लाई करते हैं वो दो तीन चीज़ों पर करते हैं कि एक तो सेगमेंटेड अप्रोच हो गया, एक जोग्राफिक बेस्ड हो गया, है ना। तो वहाँ पर हमारे बैंक्स क्या कर रहे थे, एक चीज़ हमने देखा था कि रिसोर्स सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, है ना, जनरल सेंटर्स, इस तरह से हमारे जो बैंक्स थे उनको डिवाइड कर रहे थे। उससे क्या फ़ायदा हो रहा था, उससे हमें ये पता था कि पर्टिकुलर ब्रांच का मेन रोल क्या है, वो इतना प्रॉफिट हमें जनरेट करके देगा। लेकिन एक जगह पर हमारा क्या हो रहा था कि हम ये चेक कर रहे थे कि उतनी ही हमारी जो ब्रांच है क्या वो उतने रिसोर्सेज में हमें उतना प्रॉफिट जनरेट कर कर नहीं दे पा रही, अगर नहीं दे पा रही तो क्यों नहीं दे पा रही, क्या हमारी जो ब्रांच है जहाँ पर वो लोकेट करती है वहाँ पर आसपास में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स तो नहीं है जिसकी वजह से फुटफॉल हमारे पास कम हो, अगर कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं तो भी क्या हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें एनालाइज करनी होंगी। ठीक है,
ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखनी होगी कि जो हमारा स्टाफ है वो अच्छे से काम कर रहा है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी तो है। इसके अलावा कॉस्ट मैनेजमेंट की फालतू के एक्सपेंसेस तो नहीं हो रहे जो अनरिक्वायर्ड हैं, जो ऑप्टिमाइजेशन ज़रूरी है वो हम कर पा रहे हैं ना। प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन की भाई टाइम टू टाइम चेक करना है कि कोई प्रोसेस ऐसा तो नहीं है जो बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं हो या जिसमें कम टाइम लगना चाहिए लेकिन उसमें कोई ट्रेडिशनल वे से काम हो रहा है तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, कैसे हम उसको और ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्यों ज़रूरी है? ट्रस्ट और लॉयल्टी नहीं होगी तो कस्टमर रिटेन नहीं होंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं माउथ मार्केटिंग भी वर्क करती है, तो हमें सर्विस क्वालिटी चेक करनी है कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन के ऊपर कि भाई हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं, उससे हमें पता चलेगा सर्विस क्वालिटी कैसी है, ठीक है। फिर आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। मान लो एक कंट्री है, ठीक है, उसका एक स्टेट है, तो स्टेट की अपनी इकोनॉमी होती है, टाउन होते हैं उनकी अपनी इकोनॉमी होती है। कुछ टाउन्स या कुछ जो एरियाज होते हैं वो इंडस्ट्री डोमिनेटेड होते हैं, डोमिनेटेड कि भाई वहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा है, कुछ एग्रीकल्चर डोमिनेटेड होते हैं। तो हमें ये चेक करना होगा कि भाई वहाँ की इकोनॉमी किस तरह परफॉर्म कर रही है, वहाँ के जो सेक्टर्स हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उस पर भी डेफिनेटली हमारे ब्रांचेस की प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करेगी। इसके बाद मान लो किसी जगह पर सूखा बहुत ज़्यादा पड़ता है तो लोगों के पास उतने पैसे नहीं होंगे ना अगर वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है ना। अगर मान लो कि कहीं पर बहुत अच्छा मानसून रहता है, बहुत अच्छी क्रॉप्स होती हैं, जैसे पंजाब का ले लो, तो वहाँ पर डेफिनेटली बैंक ब्रांच को ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर विदर्भ रीजन ले लेते हैं महाराष्ट्र का, जहाँ पर सूखा ज़्यादा पड़ता है, जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वहाँ पर डेफिनेटली उतना ज़्यादा ब्रांच जो होगी वो प्रॉफिटेबल नहीं होगी। तो इस तरह के एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर रेगुलेटरी चेंजेस, मान लो आरबीआई एक ऐसा रूल लेकर आ गई कि आप, आरबीआई ने बोल दिया सीआरआर जो है अब वो बढ़ाना है, तो कैश आपको जो है कि अपने पास में फिर ज़्यादा रखना पड़ेगा, उतना इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, है ना। मॉनेटरी पॉलिसीज इस तरह से आ जाती हैं कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो बहुत हाई हो गए ताकि लोगों को डिमोटिवेट किया जाए। किसी भी इकनॉमी में होती रहती हैं ये सारी चीज़ें, कभी इकनॉमी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, तो आरबीआई या वहाँ की गवर्नमेंट या वहाँ के सेंट्रल बैंक्स को डिसीजंस लेने होते हैं इंपॉर्टेंट, राइट। चलो अब आती है बात लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स एंड एडेप्टेशन की। लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो ब्रांच इवोल्यूशन आप कर रहे हो, आप कॉन्टिन्यूसली ये चेक कर रहे हो कि भाई हमारे जो कस्टमर प्रेफरेंसेस हैं उनको ब्रांच अडेप्ट कर पा रही है या नहीं। ऐसा तो नहीं है लोग बहुत ज़्यादा टेक्निकली या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपने बहुत ज़्यादा वो हो गए, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो गए हैं, उसको ज़्यादा अप्लाई करने लग गए हैं और ब्रांच सोच रही है कि अरे यार अभी ज़रूरत नहीं है, या फिर वो उन चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पा रही है। नई सर्विसेज ब्रांच दे रही है या नहीं, मान लो कोई कॉम्पिटिटर है वो कुछ और नई सर्विसेज लेकर आने लग गए लेकिन आपकी ब्रांच नहीं दे रही है, तो वहाँ पर फिर कस्टमर के प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएंगे, राइट। टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फिर बात आती है नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन की। आपको क्या चेक करना है कॉन्टिन्यूसली, आपको ये चेक करना है कि जो ब्रांच परफॉर्मेंस है वो कैसी है, ठीक है। और अगर हमारी कोई भी ब्रांच है वो अंडर परफॉर्म कर रही है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और हमें लग रहा है इन फ्यूचर भी वो नहीं कर पाएगी, चाहे हम कितने भी उसमें रिसोर्सेज लगा दें, तो हमें उसे क्लोज कर देना चाहिए। मान लो 2-3 ब्रांचेस एक जगह पर खुल गई हैं और बहुत क्लोज हैं, तो हम क्या सोचेंगे कि ठीक है यार इतने कस्टमर्स तो यहाँ के एक ब्रांच भी ला सकती है, तो कंसोलिडेशन कर देना चाहिए। तो इसी तरह से मान लो कहीं पर हमारे बैंक की ब्रांच ही नहीं है लेकिन वहाँ पर फुटफॉल बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो वहाँ पर हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो ऐसी इस तरह की चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी होंगी। चलो और बात करते हैं स्टेप्स कि भाई ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें जो हमारे प्रॉफिट ग्रोथ और रिस्क हैं इनको हमें अच्छे से मैनेज करना होगा। देखो हर एक बैंक के अपने कुछ गोल्स होते हैं, ठीक है, तो हमें ब्रांच को बताना होगा कि बैंक का मेन जो गोल है वो ये है, इतना प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बनाने का, तो आपका कंट्रीब्यूशन भी अकॉर्डिंगली होना चाहिए और इतना रिस्क हम लेने के लिए तैयार हैं, इतना रिस्क हम नहीं ले सकते। ये सारी चीज़ें हमारी ब्रांचेस को अच्छे से कम्युनिकेट होनी चाहिए और ब्रांचेस को भी ध्यान देना है कि बैंक्स के गोल्स पर भी उनका फोकस रहे, ठीक है। फिर ब्रांच स्पेसिफिक गोल्स भी होने चाहिए। भाई जो हमने मान लो रिसोर्स सेंटर बनाए, प्रॉफिट सेंटर्स बनाए, ठीक है, जनरल सेंटर्स बनाए, तो अगर कोई प्रॉफिट सेंटर है तो उसका मेन फोकस प्रॉफिट्स बनाने में होगा। रिसोर्स सेंटर है तो मेन फोकस उसका ये होगा कि रिसोर्सेज लेकर आए वो बैंक के लिए, या फिर वो अपनी जो रिसोर्सेज है उनका एक्सपेंशन करे। जनरल सेंटर है तो वो अपनी जनरल डे टू डे एक्टिविटीज़ पर ही ज़्यादा फोकस्ड रहेगी। तो इसी तरीके से टेलर्ड होने चाहिए हमारे टारगेट्स, जो ब्रांच का मार्केट है, जो उसकी कैपेबिलिटीज़ है उनको अंडरस्टैंड करते हुए, ठीक है।
फिर कस्टमर बेस कैसा है, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप्स कैसी हैं, ठीक है। और हमें क्या कोशिश करनी है कि हम उनको बेस्ट से बेस्ट और मैक्सिमम सर्विसेज दें, उनके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करें, ताकि क्या हो, ताकि उनका जो वॉलेट शेयर है वो भी बढ़े। कैसे वॉलेट शेयर बढ़ेगा, मान लो मैंने एक ऐसा लोन क्रिएट किया जिसमें कि मैं अपने जो कस्टमर्स हैं उनकी सारी की सारी डिमांड्स को या नीड्स को कैटर कर पा रही हूँ, तो वहाँ पर वो लोन उनके लिए प्रेफरेंस बनेगा, ठीक है। तो वो ज़्यादा पैसे हमसे लेंगे, या हमारे फिर उससे क्या होगा, हमें ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। या मैं ऐसी स्कीम्स लेकर आती हूँ जहाँ से वो फिर हमारे पास में अपने पैसे डिपॉजिट करेंगे। कुछ अच्छे सेविंग बैंक अकाउंट से रिलेटेड डिपॉजिट्स के रिकॉर्डिंग लिए मैं एक स्कीम लेकर आ सकती हूँ, हायर इंटरेस्ट रेट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। तो इस तरह से वॉलेट शेयर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में डेटा ड्रिवन कस्टमर एक्विजिशन। बिग डेटा के बारे में आपने सुना है ना। बिग डेटा क्या करता है, वो बेसिकली सारा डेटा कलेक्ट होता है, पहले कलेक्ट होने के बाद में उसको एनालाइज करता है, एनालाइज करके सेगमेंट करके फिर सारे डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके प्रोवाइड करता है। इस डेटा से हम क्या समझ सकते हैं, इस डेटा से हम समझ सकते हैं कि हम किस तरह से अपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और उन सर्विसेज को हमें कौन से प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने हैं उन्हें उसी के अकॉर्डिंग टेलर्ड करेंगे, ठीक है। तो डेटा माइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें कस्टमर्स को एक्वायर करना है, उन्हें रिटेन करना है, या हमारे प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा सेल करना है। समझ गए आप। इसके बाद में कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। हमें समझना है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं जो हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किसी एक सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो एक सेक्टर क्या है, वहाँ वो किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर सभी सेक्टर्स में परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं तो ऐसा क्या स्पेशल वो कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे, क्या हम कहीं पर लैग तो नहीं कर रहे, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कोई ऐसे प्रोडक्ट्स निकाले हो जहाँ उन्हें अल्टीमेटली बहुत अच्छी ग्रोथ मिली हो, तो हम सिमिलर प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं अपना। तो इस तरह से हमें कॉम्पिटिटर्स को भी समझना पड़ेगा। फिर बात करें अगर हम टारगेटेड मार्केटिंग की, तो देखो मान लो एक जगह है, दो टाउन्स मान लो ए और बी। ए जो है वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, बी जो है एग्रीकल्चर स्पेसिफिक है। तो हमें वहाँ के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स लेकर आने हैं और मार्केटिंग भी अपने कस्टमर्स को अकॉर्डिंगली करनी है कि बी वाले को हमको जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स ही बेचने हैं, और वहाँ पर भी हमें देखना होगा जो हमारे फार्मर्स हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल तो नहीं हैं या वो लार्ज फार्मर्स हैं। तो अकॉर्डिंगली टारगेटेड मार्केटिंग करनी है, अंडरस्टैंडिंग की फाइनेंशियल प्रोफाइल हमारे कस्टमर्स की कैसी है, ठीक है। फिर हमें वो डेटा कहाँ से मिलेगा, वो डेटा हमें हमारी ब्रांच से मिलेगा, तो वो ब्रांच स्पेसिफिक डेटा हमें यूज़ करना है, राइट। इसके बाद में बात करते हैं लोन क्वालिटी एंड क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। हमारे जो लोन्स होने चाहिए, जो लोन्स हम दे रहे हैं, ठीक है, वो हम कैसे देते हैं, कस्टमर की प्रोफाइल को अच्छे से समझते हैं। कस्टमर की प्रोफाइल समझने में सबसे ज़्यादा हेल्प हमें क्या करता है, सबसे ज़्यादा तो उनका क्रेडिट स्कोर हेल्प करता है, ठीक है। क्रेडिट वर्थीनेस बताता है वो हमें कि भाई वर्थ इट है या नहीं है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा हम उनकी फाइनेंशियल प्रोफाइल देख सकते हैं, वो देख सकते हैं कि भाई उनकी हैबिट्स किस तरह से हैं। बिग डेटा के थ्रू भी हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, जो हम क्रेडिट दे रहे हैं, ठीक है, और जो हमारे पास डिपॉजिट्स आ रहे हैं उसका रेशियो हमें मेंटेन करके चलना है। हमें कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ में डिपॉजिट कर पाएँ पैसे, और हम भी अपने पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएँ, ठीक है ना, उसको एक जगह पर या अलग अलग जगहों पर अच्छे से लगा पाएँ, तो हाई क्वालिटी लोन्स हम दे पाएँ ताकि हमारी इंटरेस्ट इनकम अच्छी हो, ठीक है ना। और हमें ये ध्यान रखना है कि सेविंग अकाउंट में हम बहुत कम पैसे पर इंटरेस्ट पर सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं और करेंट पर तो कुछ इंटरेस्ट देते ही नहीं है, तो इसलिए डिपॉजिट्स हमें इस तरह से मिलना भी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें नॉट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ की, तो जो हमारे मान लो इंश्योरेंस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ये डिपॉजिटरी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे हमें फ़ी इनकम मिल रही है, उस पर भी हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, ठीक है, ताकि हमारे जो रेवेन्यूज़ हैं वो ना ही सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहें बल्कि अलग सर्विसेज से भी मिले। तो अगर मार्केट में या इकोनॉमी में थोड़े उतार चढ़ाव आते हैं, जहां इंटरेस्ट रेट्स प्लस माइनस जा रहे हैं, वहां पर हमें इस तरह की सर्विसेज भी ब्रांच को सस्टेनेबल बनाने में हेल्प करेंगी, ठीक है, या प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करेंगी।
फिर बात आती है कॉस्ट मैनेजमेंट की। जैसा मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती हैं ब्रांचेस की, तो हमें वहाँ पर प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन करना होगा। कैसे कर सकते हैं? CRM, MIS, ये सारे सॉफ्टवेयर हमने पढ़े हैं ना कि भाई कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है ना, MIS हमारा हो गया मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सारे क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास एक ही जगह पर सारा का सारा डेटा ला कर दे रहे हैं, उसको एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि अगर हमें किसी कस्टमर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या हमें उन्हें कोई प्रोडक्ट बेचना है, तो उस प्रोडक्ट की जानकारी हमारे पास सब कुछ बहुत हैंडी रहे, उसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगे, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़े और हमारे एक्सपेंसेस भी कंट्रोल होते हैं इससे। चलो अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट फैक्टर। कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट फैक्टर में क्या आएगा? एफिशिएंसी ऑप्टिमाइजेशन। जो हमारे बैंक्स हैं, ठीक है, हमारे बैंक्स को क्या करना है? एफिशिएंसी ऑप्टिमाइज करनी है। कैसे करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपने कम करेंगे, ठीक है, जो फालतू में ब्रांचेस खुली हुई हैं जो बिल्कुल ही अंडर परफॉर्मिंग है उन्हें बंद करेंगे। तो हमें कॉन्टिन्यूसली चेक करते रहना है कि हमारे ऑपरेशंस तो सही से चल रहे हैं ना, हमारे जो प्रोसेस हैं उन पर हमें फोकस करना है कि हमें और भी उनको बेटर करना है। कैसे? जैसे मान लो कि अभी सबसे पहले हम लोग CRM यूज़ करने लग गए हैं, तो CRM से क्या हुआ है, सॉफ्टवेयर से सारे का सारा डेटा एक जगह मिलने लग गया, हमें पता चल गया एक कस्टमर की किसी प्रोडक्ट के बारे में क्या बात हो चुकी है, किसी और एम्प्लॉय से क्या बात नहीं हुई है, तो वो सारी चीज़ों से क्या हुआ, प्रोसेस इंप्रूव हुआ, उनको हैंडल करने के लिए हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स जो होते हैं हमारे, उसे हमें चेक करते रहना है ताकि हम अच्छी डिसीजन बना पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पता चलता है कस्टमर डेटा से कि भाई एक तरह के प्रोडक्ट की हमारे पास नीड ज़्यादा आ रही है, तो बैंक विल ट्राई कि उनके जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं या तो वो उसको इवॉल्व करे या फिर एक नया प्रोडक्ट मार्केट में अकॉर्डिंगली लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस तरह से प्राइसिंग रख रहे हैं उसका भी हमें ध्यान रखना है, प्लस हमें लॉस भी नहीं हो और हम बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएँ, इस तरह से अपनी प्राइसिंग करनी है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ठीक है। तो मान लो कि मिस्टर ए हैं, ठीक है, तो मिस्टर ए और मिस्टर बी दो लोग हैं, दो अलग अलग ब्रांचेस हैं, ये विजिट करते हैं XYZ बैंक की। तो मिस्टर ए जब जाते हैं उनका ये कहना है कि मुझे चाहिए मेरा कम से कम पैसे में काम हो जाए, ठीक है, और वहाँ के जो लोग हैं क्योंकि वो फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं हैं, उनकी सबकी डिमांड ये होती है। वहीं पर जो मिस्टर बी हैं वो एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, ठीक है, उनकी जो ब्रांच है वो भी एक ऐसी ही एरिया में है, और मिस्टर बी का कहना है आप मुझसे कुछ पैसे एक्स्ट्रा ले लो लेकिन मुझे बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करो। तो वहाँ पर प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी उसी तरह से मैनेज की जाएगी। इसी हिसाब से हमें अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग, हमारी सर्विसेज की प्राइसिंग मेंटेन करनी है ताकि हम कॉम्पिटिटिव भी रहें और प्रॉफिटेबल भी रहें, ठीक है। फिर कस्टमर एंगेजमेंट देखना है। कस्टमर एंगेजमेंट कैसे होगा? हम अपसेलिंग करें हमारे प्रोडक्ट्स की, क्रॉस सेलिंग करें, ठीक है। क्रॉस सेलिंग क्या होता है कि किसी और कंपनी के साथ में टाई अप करके हम बेच रहे हैं। अपसेलिंग क्या हुआ कि हमारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सब चीज़ों को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं और हमारी बेस्ट सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी है। कॉस्ट कंट्रोल का मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हमें कोशिश करनी है, हमें अननेसेसरी कॉस्ट को ख़त्म करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ATMs है, ठीक है, तो ATM से जब ट्रांजेक्शन हो सकता है तो हम कोशिश करेंगे कि हम ब्रांच में एक ATM लगवा दें, ठीक है ना। अब मान लो कि वेंडर जो है, वेंडर बहुत हाई चार्ज कर रहा है, तो हमें उस पर ध्यान देना होगा कि भाई हमारा जो वेंडर है वो बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं चार्ज कर रहा। हम उसको मार्केट में चेक करते रहेंगे कि बाकी वेंडर्स का क्या कॉस्ट है ना। और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं जिन पर हम फोकस कर सकते हैं। फिर मार्केट एक्सप्लोरेशन की, भाई नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, क्या नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, क्या नए प्रोडक्ट्स की डिमांड आ रही है, क्या नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं मार्केट में, क्या ऐसी टेक्नोलॉजीज़ या सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं जिनसे बैंक का काम और ईजी हो जाएगा या कस्टमर रिलेशंस अच्छे से मेंटेन हो पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों पर हमें ध्यान दें। दोस्तों, आप अगर चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइज्ड वे में हो जाए प्रिपरेशन, जहां पर आपको मिल जाए मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉड्यूल टेस्ट, इसके अलावा PDF और रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो आप हमारा JIIB का कोर्स अवेल कर सकते हैं, जहां अभी चल रहा है पूरा 55% का डिस्काउंट, और आप यूज़ करेंगे JIIB कोड तो आप अवेल कर पाएंगे इस डिस्काउंट को। ये डिस्काउंट अवेलेबल है आपके लिए 6 अक्टूबर 2024 तक, तो ठीक है, हरी अप।
चलिए, अगर हम बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल की, जहां हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं डेली क्विज, इसके अलावा हम आपको और क्या प्रोवाइड करें, कोई भी अपडेट्स, शॉर्ट टॉपिक्स, हमारे इन लेक्चर्स की पीडीएफ, ये सारी चीज़ें आपको इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिसका लोगो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आई होप आपको पूरा का पूरा लेक्चर अच्छे से समझ आया हो। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी आर रियली हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।